जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर पॉडकास्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक और उभरते कॉपीराइटर की स्टोरी, उनकी जर्नी, उन्होंने किस तरह से इस फील्ड को ऑप्ट किया, क्या अचीव किया, क्या करना है अभी अचीव उन्होंने, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान उनको क्या हर्डल्स आई, उन्होंने क्या सबक सीखे, जो वो आज आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको उन चीज़ों से आप उनको समझ सकें और उनसे फायदा ले सकें अपने करियर में आगे मूविंग फॉरवर्ड। तो वेलकम बिलावल, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं शहजाद भाई? अल्लाह का करम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बिलावल, मुझे ये बताएं कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आप कहाँ से हैं, और ये कब से शुरू की हुई है कॉपी राइटिंग, क्या सीन्स है? मैं बेसिकली सियालकोट से हूँ। तो सियालकोट जो कि हब भी है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वगैरह का, तो हमारा यहाँ पे काफ़ी एक्सपोर्ट से ऑलरेडी लिंक्ड है। तो मेरी जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी कोविड के टाइम पे 2020 में। तब मुझे फ्रीलांसिंग का आइडिया हुआ था थ्रू अ फ्रेंड। फिर मैंने थोड़ी वीडियोस वगैरह देखी। ईमेल मार्केटिंग पे पहले मैंने स्टार्ट किया, मेरा थोड़ा उसमें इंटरेस्ट बना, लेकिन जब मैंने थोड़ा उस पर ज़्यादा काम किया मुझे समझ आ गई कि मेरा जो मेन कोर फील्ड है वो राइटिंग ही है, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन है वो भी इंग्लिश में हुई है, BS इंग्लिश में। तो फिर मैंने कॉपी राइटिंग को एक्सप्लोर करना शुरू किया, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा डीपली नहीं किया, जिसका मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है। मैं हल्का हल्का कर रहा था, साथ साथ मैंने अपनी जो जॉब है उसी पे फोकस रखा। और बीच में मैंने कुछ टाइम पीरियड 1 साल का गैप भी ले लिया। मैंने गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना शुरू की कोशिश की, जो कि एंड पे जाके मैं सेलेक्ट भी हो गया, लेकिन सीट्स कम थी तो मुझे सीट नहीं मिल सकी। उसका मुझे बहुत ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन उसी टाइम पे मैंने साथ, क्योंकि कॉपी राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, तो फिर मेरा उसी तरफ चला गया। उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब की तरफ कभी नहीं देखा। तो मेन जो मेरा जर्नी का स्टार्ट हुआ वो हुआ 2021 अक्टूबर में, मुझे याद है। मुझे अपवर्क पे मैसेज आया कि मेरे कनेक्ट जो हैं वो एक्सपायर होने लगे हैं। मेरे पास 100 के करीब कनेक्ट है, और मैं यूज़ नहीं था करता। मुझे होता था कि मेरे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपवर्क का एक जिन बना दिया हुआ था, भूत बना दिया हुआ था कि जी अपवर्क बहुत मुश्किल है। तो फिर मेरे पे डर आया कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो इंटरेस्टिंगली मैंने आपकी वर्कशॉप तब ली हुई थी। मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि आपको पता कॉपी राइटिंग ही था कर रहा। लेकिन मैंने कहा अब टाइम है कुछ करने का, तो मैंने वर्कशॉप को जरा फटाफट गो थ्रू किया। उसमें एक आपका $100 वाला सेक्शन था कि उसमें $100 कैसे कमाने हैं। वहां पे अपवर्क की एक आपकी वीडियो थी। तो जी उस वीडियो से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उसमें आपने कुछ प्रपोजल शेयर किए हुए थे। मुझे आज भी याद है, 7 प्रपोजल्स थे वो। तो जी मैंने उनको गो थ्रू किया, उन्हीं को मैंने रिक्रिएट किया। और मैंने कोई 5-10 जॉब से अप्लाई कर दिया ऐसे ही। और आपकी एक बात जो है वो मुझे बहुत इफेक्ट की कि स्टार्ट छोटा करे। तो मैंने छोटी जॉब्स पे स्टार्ट किया, कि मेरी प्रोफाइल बिल्कुल जीरो थी। तो मैंने आई थिंक 5-6 जॉब्स पे अप्लाई किया होगा। तो उनमें से मुझे 2 पे उसी वक्त रिस्पॉन्स आ गया था इकट्ठे ही। तो वहां से फिर मेरी जो जर्नी है कॉपी राइटिंग की थ्रू अपवर्क स्टार्ट हुई मेनली। वहां से फिर करते 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 आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरा बिल्डअप स्टार्ट हुआ। तो ये थोड़ा फेयर सा एक इनफ। इंट्रोडक्शन था। बेहतरीन सीन है। अच्छा, ये आपने मेंशन किया कि आप की जो डिग्री थी, आप कुछ जॉब भी कर रहे थे। अभी आपने, हम लोग जब बात कर रहे थे उस पर, तो वो क्या सीन था, ये क्या सब आप जॉब के साथ कर रहे थे, मैनेज कैसे कर रहे थे, क्या सीन है उसके बारे में? तो स्टार्टिंग में तो ये था कि मैं चूंकि टीचिंग कर रहा था, तो टीचिंग में अराउंड 2 to 3 में फ्री हो जाता था। तो फिर शाम के टाइम या रात के टाइम मैं हसल वगैरह करता था या क्लाइंट्स वगैरह की तरफ जाता था, मेनली थ्रू। पहले मैंने फाइवर पे स्टार्ट किया था, बट फाइवर पे रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर अपवर्क पे। तो अपवर्क पे मैं बिडिंग वगैरह करता था, या लिंक्डइन पे थोड़ा स्क्रॉल वगैरह करता था। तो उधर से जो मुझे क्लाइंट मिलता था उससे मैं थोड़ा बहुत काम करता था। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ना शुरू हुआ, तो फिर मेरे लिए मैनेज करना मुश्किल हुआ। पहले मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि पहले एक इक्का दुक्का क्लाइंट के साथ काम करता था, तो वो मैनेज हो जाता था। और कितना टाइम आप दे रहे होते थे यूजुअली अप्लाई करने पे जॉब्स पे, जॉब के आने के बाद? जॉब के बाद तो वैसे ऐसे टाइम मुझे नहीं था मिलता, लेकिन ये था कि मैं कोशिश करता था कि 1 से 2 घंटा मैं मतलब जॉब्स पे दूं। लेकिन ये डिपेंड करता था कि जॉब्स कैसी मुझे मिल रही है। मतलब अपवर्क पे मैं जब स्क्रॉल करूँ को मेरे रेलिवेंट जॉब है, उस पर मैं उस तरह से अप्लाई करता था। शुरू में मैं थोड़ा कम टाइम लेता था, लेकिन फिर मैंने बाद में समझा कि अपवर्क पे जो मेन गेम है प्रपोजल की, 15 से 20 मिनट आपको एक प्रपोजल पे देने ही चाहिए। तो फिर मैंने फिर नया जो अपना स्टाइल शुरू किया, मैंने ज़्यादा फोकस किया प्रपोजल राइटिंग के ऊपर, कि मुझे प्रपोजल जो है वो थोड़े से हट के होने चाहिए। क्योंकि जब मैंने आपके प्रपोजल्स भी पढ़े, तो मुझे समझ आई कि मैं पहले बहुत ज़्यादा जेनेरिक प्रपोजल्स भेज रहा था। फिर मुझे समझ आई कि क्या इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इसमें ये होता है कि मोस्ट पीपल, अब खास तौर पे हम जो कॉपी राइटर्स हैं, हमसे तो क्लाइंट एक्सपेक्ट करता ही है ना कि हम भी बहुत अच्छा और बड़ा फिट आउट ऑफ द ये बॉक्स प्रपोजल भेजेंगे। आउट ऑफ अब द बॉक्स इस, पे हाँ, वो तो चलो हम फिर भी कर लेते हैं क्योंकि हमारा तो काम है कॉपी लिखने का। लेकिन और हम्म। फील्ड के जो लोग हैं, जो मार्केटर्स हैं या जो कोडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो अभी भी उन्हीं दौर के ही प्रपोजल भेज रहे हैं, सन हम्म। 47 के, जिनके कोई बड़े जेनेरिक से, बेसिक से, डियर रिक्रूटर टाइप जेनेरिक। के। जबकि अगर वो हमारे प्रपोजल देख रहे हैं तो वो हमें कहते हैं कि तुम अनप्रोफेशनल हो, तुम्हें सेंस नहीं है। जबकि व्हाट दे शुड रियलाइज इज कि मार्केट जो है वो इतनी इवॉल्व कर गई है, मार्केट इतनी तेज चली गई है आगे, कि अब वो 1947 वाली जो चीजें थी, कि वो जी हेलो माय नेम इज दिस, आई डू दिस, आई डू दैट, वो ऑब्सलीट हो गया।
अब इन ऑर्डर फॉर यू टू ओके। स्टैंड आउट आपको बड़ा यूनिक होना पड़ता है, और विच यू ऑब्वियसली डिड, खैर से। और अभी आप हम प्रपोजल्स के ऊपर भी मैं आप हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे कि वो आपका क्या तरीका है, आप किस तरह से बेचते हैं। बिफोर दैट, जो अभी हमने बात की है कि आप खैर से वो जॉब के साथ कर रहे थे, तो उसमें आपने कब ये फैसला किया कि यार ठीक है, मेरी जॉब भी चल रही है, मैं काम भी कर रहा हूँ, तो आपने कॉपीराइटिंग में फुल डाइव करने का और कोहोर्ट में आने का कब फैसला किया? कोहोर्ट का मैंने बहुत पहले ही माइंड बना लिया था कि आपकी कोहोर्ट ज्वाइन करनी है, क्योंकि जब मैंने आपकी वर्कशॉप ज्वाइन की थी तो तब मैंने माइंड बनाया था कि आपकी कोहोर्ट भी ज्वाइन करूंगा, और मे भी शायद मैंने आपको कहा भी था, मुझे अब याद नहीं मैसेज पे, कि मैं आई विल वन डे ज्वाइन योर कोहोर्ट। तो फिर वर्कशॉप्स के बाद जो मुझे मतलब क्लाइंट्स वगैरह मिले, उससे जो मेरी सेविंग्स हुई, तो मैंने कहा इसको मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ताकि मैं अपनी स्किल को बिल्ड अप कर सकूं, ताकि मेरे अंदर जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है वो जरा कम हो। उसके लिए फिर मैंने आपकी जो है वो कोहोर्ट ज्वाइन की। कोहोर्ट ज्वाइन करने के बाद एक तो मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत आया कि मुझे पता लगा कि अच्छा ये चीज़ें जो मुझे नहीं से आती वो तो मुझे समझ आ गई है, लेकिन जो चीज़ें मुझे ऑलरेडी आती थी जब मैंने वो भी देखी कोहोर्ट में, तो मुझे समझ आई कि हाँ मुझे काम आता है। तो उससे एक मुझे ये बहुत फायदा हुआ। सेकेंडली जो आपकी कोहोर्ट में एक वो इस्लाम बेनफीफी की वो है माइंडसेट वाली वीडियो, उससे बड़ा फायदा हुआ कि उसने माइंडसेट थोड़ा इंप्रूव हो गया। पहले मुझे बड़ा ज़्यादा डर होता था कि क्लाइंट चले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो चीज़ इंप्रूव हुई। तो फिर मेरा ये माइंड बन गया था कि अब जैसे ही मेरा मतलब क्लाइंट का वर्कलोड ज़्यादा होता है, मतलब मैंने एक लिमिट रखी हुई थी कि इतने क्लाइंट्स मेरे हो जाते हैं, तो फिर मैं कॉपी राइटिंग में फुल टाइम आ जाऊंगा, और मैं जो अपनी जॉब है उसको फिर गुड बाय कह दूंगा। तो ये अभी आप कह लें आई थिंक 7 to 10 डेज हुए हैं, मैंने अभी अपनी जॉब से कह लें नोटिस पीरियड उनको दे दिया, रिजाइन की मतलब धन्यवाद। उनको कह दिया है। तो यानी ये जो हम तो बातें और करते हैं फेसबुक पोस्टों में, तो ये वाकई होती हम्म, हैं लोगों को, इस इतने खैर से एम्पावर हो रहे हैं, ये लोगों के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ये मुझे तो पता है होती हैं, ये लेकिन मैं आप लोगों के लिए, ये लोगों के लिए कह रहा हूँ कि वाकई यस जॉब बंदा छोड़ सकता है। और वो हम थोड़ी जरा इसके ऊपर उनको, क्या आपका लॉजिकल डिसीजन तो एक था ना, क्लाइंट की थ्रेशोल्ड आपने रखी हुई थी कि इतने होंगे तो फिर मैं जॉब छोड़ूं, तो उसके अलावा उसके पीछे कोई मैथ भी थी कि फाइनेंशियली भी तो सेंस होनी चाहिए ना उन चीजों की, तो वो कैसे थी? इसमें ये होता है कि जैसे जब मुझे एक क्लाइंट आवरली पे मिल गया ना, जो अगर मुझे फॉर एग्जांपल कम से कम $7 भी दे रहा है मिनिमम, मतलब बहुत छोटा क्लाइंट, तो मैं उसको कैलकुलेट करता था कि 7 × 280, तो ये अराउंड 1800 बनता है। और अगर मैं अपनी जॉब देखता था वहां पे, मैं कहता था कि मेरा दिन का यहाँ पे शायद 1800 बनता है, तो जो मैं 1 घंटे में कमा रहा हूँ, एक दिन में कमा रहा हूँ, तो यहाँ पे ही माइंड एक तरह से ब्लो हो जाता है कि कितना बड़ा गैप आ गया। और ये भी बहुत छोटे लेवल पे। फिर मैं कहता था जो बड़े लेवल पे है, मतलब जो 2-2 हजार कमा रहे हैं, 3-3 हजार, मेरे करीब के लोग ही, तो उससे फिर माइंडसेट बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। फिर समझ ही नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ। रात को मैं 1 घंटे का 2 हजार ले रहा हूँ, और दिन में मैं मतलब 7-8 घंटे का 2 हजार ले रहा हूँ, तो वहां से ही फिर माइंड बन जाता है कि नहीं, अब जो है टाइम आ गया है शिफ्ट करने का। तो इस चीज ने बहुत इफेक्ट किया मुझे कि एक तरफ मैं ये कर रहा हूँ, एक तरफ मैं ये कर रहा हूँ, मतलब डबल लाइफ में जी रहा हूँ। तो ये मेरा इससे मेरा शिफ्ट आया कि नहीं, अब मुझे आई हैव टू मेक अ डिसीजन। बिल्कुल सही। और मैं तो आपको मशवरा दूंगा, आपके जितने भी कलीग्स थे जो इंग्लिश वाले थे, जिनकी इंग्लिश बेहतर थी, उनको भी ना आप कॉपी राइटिंग पे लगा दें खैर से। ये ऐसा ना हो कि वक्त है कि टीचर्स ही पाकिस्तान में ना हो, सारे कॉपी राइटर बने हो। खैर से ऑब्वियसली हर बंदे का अपना रोल है माशरे में, सोसाइटी में। और बंदे ने ना, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव टू वॉच आउट फॉर योरसेल्फ ना, कि यार मेरे लिए क्या बेहतर है यस। जिंदगी में, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, ये जाना चाहती हूँ, और उसके लिए मुझे क्या क्या एक्शन लेना पड़े। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, बड़ी इंपावरिंग चीज़ है कि एक आप जॉब से अपने आप को उससे आज़ाद कर सको। और माशाल्लाह आपकी एज भी बहुत कम है खैर से, तो इस एज में ही आपने आज़ाद कर हो गए हो। इनफैक्ट आपको मैं यकीन दिलाऊं इस चीज़ पे कि मेरे पास, मैं चूंकि मुल्तान में भेज रहा हूँ, तो मेरे जो दोस्त कलीग्स, दोस्तों के भाई, कज़न, उनके रिश्तेदार, तो मेरे पास ये लोग अप्रोच मुझे करते हैं कि जी हम, हमारी जो उम्र 50 साल है, तो अब हम इस जॉब से निकलना चाहते हैं, आप जो हमें कि मैं, हमें बताओ हम क्या करें। तो वाइल वो भी अपनी जगह पे ठीक हैं, वाइल दे आर गुड, और वाइल दे हैव मेड देयर डिसीजन, बेशक वो लेट ही क्यों ना हो थोड़ा सा, कि अब हमने स्विच करना है, तो ये चीज रियलाइज कर लेना इस कम उम्र में और जल्दी, तो इससे बड़ी तो ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। तो आप अल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा किया कीजिए कि अल्लाह ने आपको ये रास्ता दिखा दिया है। और अभी मुझे ये बताएं, हम इस तरफ सेक करते हैं कि आपका अभी तक क्लाइंट एक्सपीरियंसेस किस तरह के रहे हैं? हाउ मेनी क्लाइंट्स हैव यू सर्व्ड सो फार, और व्हाट हैज द रिस्पांस बीन लाइक, और व्हाट हैव द टेस्टिमोनियल्स बीन लाइक दैट यू रिसीव? ओके, सो अभी तक मैंने 10+ क्लाइंट के साथ काम कर लिया है, मतलब जितना मैं भी 1 साल सब कह लें, 1-1.5 साल से। और डिफरेंट मतलब कॉन्टिनेंट्स के, मतलब हर कॉन्टिनेंट के तकरीबन 1-2 क्लाइंट से या एक क्लाइंट से मेरा पाला पड़ चुका है। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स और यूएसए के क्लाइंट्स जो हैं वो बेस्ट हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ पे, इन टर्म्स ऑफ ऑल द थिंग्स। तो उसके अलावा इंडियंस के स्टार्टिंग में इंटरेस्टिंगली मेरा जो फर्स्ट 2 क्लाइंट्स थे, में से एक इंडियन था, तो इंडियन के साथ भी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है।
तो अभी तक मतलब कोई उस तरह से मेरा नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं गया। कुछ प्रोस्पेक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस नेगेटिव गया था, तो लेकिन उनके साथ मैंने कंटिन्यू नहीं था किया। ओवरऑल क्लाइंट जो है मेरे ज्यादातर जो है वो अच्छे ही रहे हैं। एक माशाल्लाह। एलिमेंट और ऑफ हाँ, रिस्पेक्ट मुझे हर एक में नजर आया। बिल्कुल। अब जाहिर है ये चीज बेस्ड ऑन द नेशनैलिटी तो बंदा डिसाइड नहीं कर सकता कि यार ये क्लाइंट कैसा होगा। हर तरह अच्छे बुरे लोग हैं हर जगह पे। तो ये अच्छा है कि इससे ना आपको डाइवर्सिटी मिलती है, आपको मुख्तलिफ क्लाइंट्स मिलते हैं मुख्तलिफ एरियाज में। आप कॉपी राइटिंग के थ्रू आपने खैर से काम किया है, तो ये अच्छा। अब हम थोड़ा ज़रा सेक करते हैं इस चीज़ की तरफ कि आपके जो प्रपोजल्स आपने कहा कि जी वो आउट ऑफ द बॉक्स होने चाहिए और वो अच्छे होने चाहिए। तो अब जो बंदा देख रहा है आपको और वो चाहता है कि वो भी अच्छे प्रपोजल लिख सके, तो उसके लिए कोई टिप्स हैं आपके पास प्रपोजल लिखने की? तो दो चार टिप्स तो प्लीज शेयर करना। तो इसकी कुछ टिप्स ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट लाइक, यू हैव टू थिंक like you're talking with one person, one human being, and you have to use some kind of psychological tricks. Like one is which I took from your proposal, like starting with a hook that says ice cream to Eskimos. You had this proposal, I remember, so I recreated it with like copywriting that says like Coca-Cola, or copywriting that says like Bill Gates, and then I started with that thing. Recently I wrote a proposal. I searched the client. He had posted something related to the Inception movie, so I started a proposal with like copywriting that influences like Inception. So you have to do these kind of tricks. Secondly, that I use is reverse psychology. Like, do not open this proposal if you want to hire a mediocre writer, or please ignore this proposal if you are not looking for a great writer. So this is the second tip, that you have to use reverse psychology, because when we use reverse psychology, then it captivates the mind. तो हमें ये चीजें कुछ रखनी होती है। हुक बहुत जरूरी है मेरी नजर में, क्योंकि अगर उसने आपका प्रपोजल ओपन कर लिया तो आपने 70% और 60% अपना काम कर दिया। सेकेंडली, फिर बॉडी में अगर हम आ जाए, तो बॉडी में आपने उसकी जॉब को मिरर करना है कि जो उसने बात की है उसी पे फोकस करना है। जितना कम हो सकता है आपने अपनी बात करनी है। आपका मेन मकसद क्या है कि यू आर एज अ कंसल्टेंट, एज अ डॉक्टर, आपने उसके बारे में बात करनी है कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम्स हैं। फिर आपने बीच में हल्का सा अपना ट्रिकल कर देना है कि मेरा ये एक्सपीरियंस है भाई, मैंने इससे रेलिवेंट काम किया हुआ है और मैं आपको ऐसे हेल्प कर सकता हूँ। सेकेंडली, आपकी बॉडी बॉडी में आपने यू पे फोकस रखना है, और क्लोजिंग में आप कोई ऑफर दे सकते हैं। तो ये तीन जो है मैं ज्यादातर यूज करता हूँ प्रपोजल में, इन्हीं के साथ खेलता हूँ ज्यादा। बिल्कुल बेहतरीन है। खास तौर पे जो आपने हुक वाली बात की है वो बहुत जरूरी है कि अगर आपकी हुक यूनिक है किसी भी चीज में। मैंने उस पर वीडियो भी अभी रिसेंटली बनाई हुई थी कि यू हैव टू फ्रंट लोड योर एफर्ट। कि अगर आपने दरख्त काटना है, आधा घंटा आपके पास है, तो उसमें से 20 मिनट ना एक्स को शार्प करने में। तो वंस योर द एक्स इज शार्प इनफ, तो वो आपको वो दरख्त काटने में आसानी होगी। तो इसी तरह से हुक भी इस तरह का काम करती है। अगर हुक अच्छी है तो बात आगे चलेगी, अगर हेडिंग अच्छी है तो बंदा पूरा आपका लेटर पढ़ेगा, अगर सब्जेक्ट लाइन अच्छी है तो ईमेल खोल के वो पढ़ी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ है। और ये बेहतरीन हो गया खैर से। अल्लाह आपको इसमें और भी आप इसको एक्सपेंड करें, इसको जोर लगाएं, इसमें आगे चलें। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपने जब कॉपी राइटिंग, जब कोविड के बाद आपने सोचा था कि यार मैं अब करता हूँ या इस चीज़ की तरफ आता हूँ, तो अगर आज आपको वही चीज़ें पता है तब पता होती जो आज पता है, तो व्हाट वुड यू हैव डन थिंग्स डिफरेंटली? वो क्या डिफरेंटली आप करते जो पहले नहीं किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैं आउटरीचिंग ज्यादा करता। मैंने शुरू में बहुत कम की, मुझे अब का डर था, वो मैं ना करता। आई वुड हैव अप्लाइड मोर ऑन प्रपोजल। अगर अभी मैं स्टार्ट करूं, ज्यादा से ज्यादा आउटरीचिंग करनी है। सेकेंडली ये है कि जो मुझे लगता है कि मुझ पे एक लेजीनेस है कि अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा बढ़ाना है। मैंने पोर्टफोलियो पे इतना कभी फोकस नहीं किया। मतलब ईमेल्स के सैंपल ज्यादा होने चाहिए। मुझे लगता है उस वजह से मुझे थोड़ा नुकसान हुआ है कि ईमेल्स के सैंपल ज्यादा हो, आपकी पास पोर्टफोलियो का अच्छा होना चाहिए। ये दो चीजें मुझे लगता है मुझे करनी चाहिए। आउटरीचिंग ज्यादा, और आपके पास पोर्टफोलियो या एग्जांपल्स वगैरह हैं वो आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। ये दो चीजें। और थर्ड, अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे ऐड करना हो तो वो ये होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ भी मुझे थोड़ा करूंगा मैं एज, कि पर्सनल ब्रांडिंग का आजकल जो है वो चल रहा है ट्रेंड, और एक पावरफुल चीज है जो कि आपको ऑटोमेटिक क्लाइंट्स की तरफ लेके जाती है। तो ये तीन चीजें मैं कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। इनफैक्ट हमारा जो जिस प्रोग्राम में आप हैं उसमें हम लोगों ने बड़ा फोकस किया हुआ है पर्सनल ब्रांडिंग पे। तो आप वो वाले लेक्चर्स को भी स्किम कर लेना अगर, तो उससे भी आपको उसमें बड़ा एडवांटेज मिलेगा। खासतौर पर लिंक्डइन पे आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह से वहाँ पे एक्टिव हैं। बहुत तो सारे। अब वो आपके लिए दैट कैन सर्व एज अ नेक्स्ट स्टेप कि आप पर्सनल ब्रांडिंग भी करो, साथ साथ अपने पोर्टफोलियो को भी बेहतर करके और अपवर्क पे आप डबल डाउन कर सकते हैं। उससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिलेगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अब फ्यूचर में जो आपने पर्सनल ब्रांडिंग और इन चीज़ों की बात की है, इसके अलावा आप काम
को क्या स्केल करने की तरफ जा रहे हैं, टीम की तरफ जा रहे हैं, आगे का क्या सोच? अभी तो मेरा ये प्लान है कि जितना ज़्यादा आउटरीच हो सकता है उस पर डबल डाउन करूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा क्लाइंट्स आएंगे उतना ही फिर उस हिसाब से मैं वही टीम में एजेंसी भी बना सकता हूँ या अपना काम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो अभी मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नीडल मूवर है, उसके ऊपर फोकस करना। वो ये है कि आउटरीचिंग आउटरीचिंग से ही क्लाइंट वगैरह बनेगा सारा कुछ। तो मेरा मेन फोकस आउटरीचिंग होगा। सेकेंडली मेरा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा कि मैं एआई को थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एआई जो है वो दिन ब दिन पावरफुल हो रहा है। और एआई में मुझे लगता है कि थोड़ा और डबल डाउन करने की जरूरत है। एआई में मुझे उतना नहीं है जितना मैं समझ रहा हूँ कि होना चाहिए इस वक्त नॉलेज। बिल्कुल, उसकी भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों ने हमने हमारा एक नया मॉड्यूल ऐड कर रहे हैं हम एआई पे अपने प्रोग्राम में, जिसमें हम सब कुछ अभी करंटली इस पोजीशन में अब मैं काम एआई के बगैर नहीं करता होता। अब जो अच्छा। हम 15-15 सौ डॉलर वाले एडवर्टोरियल लिखते हैं ना क्लाइंट्स के लिए, वो भी एआई से लिखे हुए। तो यस अब वो यस किस तरह से करना है, उसकी क्या तरीकेकार हैं, अब ये भी हमने इसमें भी एडिशंस कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आपको इंशाल्लाह अब वो भी कंज्यूम कर लेंगे, तो आपका ये वाला जो एरिया आपने कवर करना है ये भी हो जाएगा। अच्छा, मुझे बिलावल ये बताएं कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो वर्कशॉप से हुई, फिर आप सिक्स फिगर में आए। तो ये जो सारा इकोसिस्टम था इस इस कम्युनिटी का बना हुआ और कॉपी राइटिंग का जो अल्लाह ने हमसे बनवाया हुआ है, तो इसने आपकी करियर पे और आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट दिया है, तो उसके बारे में कुछ अगर शेयर करना चाहें। तो इसकी मैं फिर अपनी ऐसे डिफाइन करूंगा कि मेरा फ्रीलांसिंग का जो अभी तक कैरियर वो 3 स्टेजेस में है। एक जब मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट 2 इयर्स आप कह लेंगे, फर्स्ट 1.5 ईयर, उसमें मैं टोटली फ्री कंटेंट पे ही मतलब डिपेंडेंट था। मतलब जो कहीं से यूट्यूब वीडियो देख ली, कहीं से कोई कंटेंट देख लिया। लेकिन तब ये था कि कुछ समझ नहीं थी आती मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब किधर जा रहा हूँ। वो चेंज तब आया जब मैंने मुझे याद है, आपने वर्कशॉप थी, मैंने ली नहीं थी वर्कशॉप, आई थिंक जब 4500 के राउंड अबाउट थी तब आपने वर्कशॉप पे कोई डिस्काउंट लगाया था, मुझे अच्छी तरह जी याद है, और वो लास्ट डेट थी। तो वो जी। मेरे अंदर अर्जेंसी पैदा हुई कि ये बाद में पैसे ज्यादा हो जाएंगे, तो अब ये चीज अच्छी अच्छी चीज है जो सस्ते में मिल रही है, तो मैं ले लेता हूँ। तो मैं उसी रात फिर वो वर्कशॉप लेके आया था आपकी। वर्कशॉप को मैंने लेके रख दिया, 6-7 महीने मैंने भी यूज नहीं किया। लेकिन जब मैंने दोबारा वर्कशॉप देखी, और स्पेशली वर्कशॉप का एक सेक्शन जो था अपवर्क वाला, उससे मैं कहूंगा कि दैट वाज द नीडल मूवर, दैट वाज द गेम चेंजर इन अ रियल सेंस। कि उसमें जो प्रपोजल सेक्शन था उसको मैंने जब एक्चुअल में अप्लाई किया, और जब एक दो क्लाइंट में जब मुझे मिल गया, उससे जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आया ना मेरे पास, उससे फिर मुझे समझ आया कि हाँ, ये चीज़ में भी मैं कुछ कर सकता हूँ। वरना पहले ये होता था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई कैन नॉट डू दैट। लेकिन जो पहले 2 क्लाइंट्स के साथ या एक क्लाइंट के साथ भी काम किया ना मैंने, उससे मुझे आइडिया हुआ कि हाँ, इसमें मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरा भी इसमें कोई रास्ता बन रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगा कि आपकी जो वर्कशॉप थी वो मेरे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था, क्योंकि उससे ही मेरा आप कह लें कि जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद जब मैं कोहोर्ट में आया, तो कोहोर्ट में फिर और नेक्स्ट लेवल की चीज़ें सीखने को मिली। कोहोर्ट तो मैं कहूँगा एक तरह का बूफे है ना, उसमें तो आप जो आपको चाहिए, मुझे जो ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट या अकॉर्डिंग टू द वर्क, मैं वहाँ से जाके सर्च करके फिर वही देख लेता हूँ। मैं पूरी तो, क्योंकि पूरी तो आप देख ही नहीं सकते, इतनी उसमें आपने डाटा डाल दिया हुआ है। वो बूफे की तरह ही आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये कभी माइंडसेट का इशू है तो इस्लाम वाली खोल लें, कभी आपको कोई फेसबुक एड चाहिए तो फेसबुक एड सेक्शन खोल लें, कभी आपने कोई नेक्स्ट लेवल के कॉपीराइटर को देखना है तो आप जस्टिन गॉफ को ओपन कर लें। तो मैं फिर उसको उस तरह ट्रीट करता हूँ कि जब कोई ज़रूरत होती है मैं वहाँ से जाके पिकअप कर लेता हूँ, और मुझे पता होता है कि नॉलेज भी इसमें बेस्ट होगा, क्योंकि कंटेंट आपकी तरफ से आ रहा है। यू आर वन द टॉप कॉपीराइटर ऑफ पाकिस्तान एंड ये तो इनफैक्ट कहने की टॉप बात इन है। द वर्ल्ड एज वेल। ये तो नहीं, टॉप वाला अभी सीन नहीं है हमारा। ये है कि बस बंदा अकॉर्डिंग कोशिश टू करता है। ये और ट्रॉय अगर एरिक्सन बस लिस्ट। वो ट्रॉय एरिक्सन ने भी, वो खैर वो तो एक पॉपुलैरिटी लिस्ट थी। लेकिन ये सब चीजें होती यस, हैं ये, वो भी पॉपुलैरिटी लिस्ट में भी हम इसलिए आए क्योंकि स्टूडेंट्स ने वोट दिया हुआ था। मुझे खैर स्टूडेंट्स नहीं ने। पता था कि इस तरह का वो चीज़ कर रहा है, तो मैंने किसी को पुश नहीं किया उस तरफ। लेकिन स्टूडेंट्स की ही मोहब्बत थी कि हमें किसी इस तरह की लिस्ट पे भी आ सके। वरना हमें तो, हम भी अल्लाह ने हमें जो जिस लाइक बना दिया, हम कोशिश कर लेते हैं दो चार कि किसी का भला हो जाए। अच्छा बिलावल, मुझे ये बताएं, कोई कोई पार्टिंग रिमार्क्स हो आपके, कि कोई वीडियो अगर देख रहा है तो उसको आप कुछ कहना चाहते हो, उसको कोई बताना चाहते हो, उसको कोई झिंझोड़ना चाहते हो किसी तरह, तो वो क्या पार्टिंग रिमार्क्स प्लीज आप। इसका मैं अभी ये कहूंगा कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स आपने रिजल्ट पे फोकस नहीं करना। यू नीड टू वर्क ऑन, यू नीड टू जस्ट वर्क। कि आपने, आपका मेन मकसद होना चाहिए कि मैं अपने आप को बेस्ट बना लूँ। 6-7 महीने आप इस फील्ड को दें। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं आ रहा, तो फिर आप बात करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हम स्टार्टिंग में हमें इतना वो डाउट्स आ जाते हैं, इतना इंपोस्टर सिंड्रोम आ जाता है कि हमसे पैरालाइज हो जाते हैं, हमसे काम ही नहीं होता, फिर हम कहते हैं कि इस फील्ड में कुछ है ही नहीं। तो हम दूसरों की बातें सुन के ए आई आ गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर हम उसी के पीछे छुप जाते हैं। तो आपको फर्स्ट 5 to 6 मंथ्स आपको एफर्ट डालनी है।
फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि ये मेरे रिजल्ट आए या कि ये फील्ड मेरे लिए है या नहीं। बट फर्स्ट यू हैव टू पुट द एफर्ट विदाउट थिंकिंग टू मच। तो ये बिल्कुल मेरा ऐसी है। पार्टिंग रिमार्क है। बिल्कुल इस ऐसी है। इसमें ये होता है कि लोग जो है ना वो फील्ड में आते हैं किसी में, और फिर वो फोकस करने के बजाय इस चीज पे कि जी मैंने एक्शन लेना है, मैंने काम करना है, वो फोकस करते हैं एंड रिजल्ट पे। तो मतलब एक स्टेप छोड़ के ना वो अगले पे जाना चाहते हैं कि ये अगर पैसे हैं, ये एक्शन है, वो यहाँ पे है, तो वो कहते हैं मैं सीधा यहाँ क्यों नहीं जा रहा। जब वो एक दो महीने में यहाँ सीधा नहीं जा रहे होते तो वो फिर परेशान होते हैं। फिर उनके कोई अंकल या उनके कोई दोस्त, निकम्मा दोस्त होता है कोई ना कोई, वो उनको कहता है ओए यही आ गया, अब तो तुम्हारा काम नहीं हो सकता फील्ड में। और ना उसने कभी, दोस्त ने कभी कुछ किया, ना उसने बेचारा वो जो कर रहा था उसको भी उसने छुड़वा दिया, और वो घर बैठ जाते हैं। हालांकि भाई हम लोग तो एआई के दौर में ही काम कर रहे हैं ना। एआई टूल्स तो अब आए हैं बड़े मशहूर मशहूर, और अब तो हमने, हमारी उनसे दोस्ती है, हम तो क्लाइंट का काम ही उनसे करते हैं। लेकिन एआई जो पुराने जो जैस्पर और ये सारे टूल्स हैं ये पहले के हैं। तो ये तो शोर 2021 से मचना शुरू हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केट में खड़े हैं। एआई से हमने अब तो दोस्ती कर ली है। अब एआई बाकियों को तो कुछ कर देगा, हमें कुछ नहीं करेगा। एआई को पता होगा ये हमें प्लीज प्लीज करके हमसे काम करवाते होते थे। तो ये सारा सीन है। जब एआई वर्ल्ड डोमिनेशन पे आएगा तो वो हम लोगों को कुछ नहीं कहेगा। वो कहेगा ये अच्छे थे, ये मेरी सब्सक्रिप्शन फीस भी देते थे, और ये बड़े अच्छे लोग थे। खैर, तो लोगों की बातों पे ना आए, कई बातों पे। और बिलावल की बात बड़ी अच्छी है कि एक्शन बहुत जरूरी है, वक्त की ये मजबूरी है। एक्शन लोगे, फोकस करोगे चीजों पे, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉट एवर एक्शन यू टेक। तो बिलावल, आपका बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। आपका बहुत शुक्रिया फॉर, आप यहाँ आके आपने वैल्यू शेयर की, लोगों को अपना जर्नी सारी बताई। और आपको मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ फ्यूचर एंडेवर्स के लिए, कि अब आप एक इंशाल्लाह अच्छी बड़ी ट्रांजिशन में ज़िंदगी की जा रहे हैं, और आपने एक बड़ा डिसीजन लिया है, बोल्ड डिसीजन लिया है, और ये इंशाल्लाह आपको रिवॉर्ड करेगा। और आप दुआएं देंगे अपने आप को फ्यूचर में कि यार बड़ा अच्छा किया था, नौकरी से आज़ाद हो गया था। तो बेस्ट ऑफ लक जी। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।